नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने आपके सामने एक बुक शुरू की थी। तो इस बुक का नाम है हमारा राजस्थान और एनसीईआरटी की जो ये क्लास 6 की बुक है और भाग फर्स्ट। तो इसके जो अध्याय है 1 और 2 को हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। तो आज हम इसी बुक का अध्याय नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो उस जो अध्याय है इसका नाम है हमारा इतिहास जानने के स्रोत। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो इतिहास है तो उसका पता हमें किन किन स्रोतों से लगता है। तो आओ हम लेसन स्टार्ट करते हैं। प्राचीन के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब इतिहास को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी प्राचीन काल के अंदर जितने भी अवशेष है, ठीक है, तो उनसे स्थान और घटनाओं को के संदर्भ में जो हम समझने में हमारा सहयोग करता है उसको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। ऐसे स्रोतों में क्या क्या चीजें मिलेगी आपको? अभिलेख मिल सकते हैं, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। तो इतिहास की जानकारी हमें किन किन चीजों से प्राप्त होती है? अभिलेखों से प्राप्त होती है, मुद्रा से प्राप्त होती है, स्मारक बने हुए हैं वहां से भी हम पता लगा सकते हैं, कलाकृतियों से पता लगा सकते हैं और उत्खनन से भी पता लगा सकते हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। तो अब 1 बाय 1 आपके सामने आएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको समझने में आपको इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो 1 नंबर आया है हमारा अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्थरों की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। तो अभिलेख का मतलब है कि जो कोई पत्थर होता है तो इस प्रकार से पत्थर है, उस पर कुछ भी लिख दिया जाता है तो वह अभिलेख है। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत सारे अभिलेख बने हुए थे, उन पर उस टाइम लिख दिया जाता था। तो आज उनके बारे में जानकारी आज भी हमें प्राप्त होती है। अभिलेखों की उपयोगिता, जो आपने अभिलेख पढ़ा है, पत्थर पर कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, तो अभिलेखों की उपयोगिता क्या है? क्या है उनकी उपयोगिता? ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। अभिलेख जो मिलेंगे आपको गद्य में भी मिलेंगे और पद्य में भी। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। समझ गए क्या क्या चीजें मिलेगी? जो भी कोई राजा है या फिर कोई रानी है या फिर राजकुमार है या उनका कोई सामंत है, तो जो भी उन्होंने कार्य किया है उनकी तिथियां भी इस अभिलेखों में मिलती है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। हाँ, तो प्रशस्ति किसे कहते हैं? अगर अभिलेख को किसी राजा की प्रशंसा के लिए लिखा जाता है तो वो ही क्या बन जाती है? प्रशस्ति बन जाती है। प्रमुख अभिलेख, अभी आपके सामने कुछ अभिलेख आ रहे हैं तो उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूपलेख, सामोल शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप
घटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तो चौहानों का इतिहास जानोगे तो आपको किन किन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे घटियाला अभिलेख को, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेखों को, तो उसके अंदर चौहानों के जो इतिहास है चौहानों का उसके बारे में जानकारी दी हुई है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि चीरवा का जो शिलालेख है उसमें किस शासक की जानकारी मिलती है, तो रावल समर सिंह। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। क्या प्रमुख है? दुर्ग, जिसको आप किले बोलते हो सामान्य भाषा में। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। तो ये बहुत सारे स्मारक है जिसमें दुर्ग भी आएंगे और भी अन्य चीजें आपके सामने आ रही है। देखो, भवन, राजप्रसाद, बावड़ी, कूप आदि। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान भी करवाते हैं। उसके बाद में आता है मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। अब देखो, इतिहास जानने का स्रोत कौन कौन से हो गए आपके सामने। अभिलेख आया है, अभिलेखों के बाद में स्मारक आ रहे हैं, स्मारक बने, वहां से भी पता लगता है हमें। फिर मुद्राएं आती है, तो मुद्राओं से भी पता लगता है कि कौन सा शासक है, क्या कार्य किया है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, उनकी लिपि, उन पर लिखा सन या फिर संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की स्मृति आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी है। उसके बाद में कुछ सभ्यताएं आ रही है, जैसे आहड़ सभ्यता आ रही है, रेट, बेराठ, रंग महल और सांबर। तो जैसे आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर, रेड टोंक, ठीक है, बेराठ जयपुर के अंदर, रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर, सांबर सुखानियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। उसके बाद में इतिहास जानने का अगला जो स्रोत आता है वो बर्तन और कलाकृतियां आती है। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त होती है। कलाकृतियों में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि इस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृत भांड, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर कहां पर है? सीकर के अंदर। नीम का थाना, सीकर की तामर संस्कृति के अवशेष। अब गणेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तामर संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुरा, वो जोधपुर नहीं है कि जोधपुरा तो जोधपुर में नहीं, जोधपुरा एक सभ्यता है जो कहां की सभ्यता है? जयपुर की सभ्यता है, ध्यान रखना ये चीज आप। एवं नोहे, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। गणेश्वर सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? तामर संस्कृति के लिए। जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले के अंदर आती है? जयपुर के अंदर। तामर पत्थर, उसके बाद में आगे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है तामर पत्थर। तांबे के बड़े छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को तामर पत्थर कहते हैं। यानी तांबा जो होता है उस पर कुछ लिखा हुआ है पत्थर की तरह, तो वो तामर पत्थर है। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्थर भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तामर पत्थर हमें क्या जानकारी देता है? तो उस पर बहुत सारा कुछ लिखा होता है, जैसे शासक कौन सा है, वो कौन सा काल है, उसका भाषा कौन सी थी,
पर्व कौन से थे, धर्म कौन सा था, भूमि कैसी थी, भूमि के प्रकार कौन से थे, नाप तोल वहां उस राजा के टाइम किस प्रकार से होता था, और उस राजा के टाइम दान के प्रकार कौन कौन से थी। तो ये सारी चीज हमें ताम्र पत्र से प्राप्त होती है। उसके बाद में आता है अगला पार्ट, साहित्यिक स्रोत आता है। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञानक ने लिखा कौन सा ग्रंथ, विजयराज, पृथ्वीराज विजय। ध्यान रखना भी, ज्ञानक ने कौन सी रचना रची थी, पृथ्वीराज विजय। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद्र सूरी, इंपॉर्टेंट है, नैनचंद्र सूरी, इनकी जो रचना थी वो उसका नाम क्या है, हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो आपको ज्ञानक ने एक जो रचना लिखी है उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज विजय, और नैनचंद्र सूरी ने जो रचना रची है उसका नाम क्या है, हमीर महाकाव्य। ध्यान रखना इनको। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खीचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध। तो ये देखो पद्मनाभ, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कानड़ देव प्रबंध। बीकानेर के दलपत सिंह, बीकानेर के कौन से, दलपत सिंह, इन्होंने क्या लिखा है, दलपत विलास। खिड़िया जग्गा, अगला राइटर कौन आ रहा है, खिड़िया जग्गा, इन्होंने क्या लिखा, वचनिका लिखी थी। ये जो ग्रंथ आ रहे हैं उनके राइटरों के नाम प्लस में कौन सा ग्रंथ लिखा है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तारीखों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अभी आपके सामने। कर्नल जेम्स टॉड, राइटर का नाम क्या है, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, देखो एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। याद रख लोगे, ये प्रश्न कई बार आया है कि एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है, तो नाम बताओगे, कर्नल जेम्स टॉड। पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन, बूंदी के कहां के रहने वाले थे, बूंदी के महाकवि, और उस महाकवि का नाम क्या है, सूर्यमल मिशन। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने, वंश भास्कर। कविराज श्यामलदास कृत, कविराज श्यामलदास ने भी एक ग्रंथ लिखा है, क्या नाम है इसका, वीर विनोद। क्या नाम है, वीर विनोद। विश्वेश्वर नाथ रेऊ, नाम क्या आ रहा है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, मारवाड़ राज्य का इतिहास। कौन सा, मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। तो आपके सामने पिक्चर आ रही है, देखो ये है कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके बाद में महोपाध्याय, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आ रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी है। कविराज श्यामलदास, क्या नाम आ रहा है, कविराज श्यामलदास। कौन सा ग्रंथ लिखा था आपको पता है, वीर विनोद। कौन सा लिखा है, वीर विनोद। अब हम कुछ शब्दावली पढ़ते हैं जो इस बुक के अंत में दिया हुआ है। जैसे इन्होंने लिख रखा है अभिलेख, क्या होता था अभिलेख, ताम्र पत्थर, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, क्या कहलाता था, अभिलेख। उत्खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई होता था। मृत भांड क्या होता था, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो भी बर्तन बनते थे उनको क्या नाम दिया, मृत भांड। अब आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न आ रहे हैं, जैसे वंश भास्कर के लेखक कौन है, बताइए, बांकीदास है या श्यामलदास है या सूर्यमल मिशन है या दयालदास है। तो आपने पहले पढ़ लिया है कि बूंदी के थे सूर्यमल मिशन, इन्होंने लिखा था कौन सा ग्रंथ, वंश भास्कर। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहते हैं,
कहा जाता है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्णन, संस्कृत में उत्कीर्णन चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता। पहले पढ़ा था ना शुरू में आपने, संस्कृत में उत्कीर्णन था कौन सा? चीरवा शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? रावल समर सिंह की। किसकी? रावल समर सिंह की। उसके बाद में ये प्रश्न आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, जो मैंने आपको बताया है, अंडरलाइन करवाया है, बस उनकी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक हमारा यहां समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे हमारा अगला अध्याय 4 नंबर, और उसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल।